सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज इस वीडियो में हम लोग 16 जनवरी सेकेंड शिफ्ट दिल्ली पुलिस का जो AWO और TPO पेपर हुआ है, ठीक है, उसका जो भी सोल्यूशन है रियल एंड ऑथेंटिक है भाई, तो एक बार आप ज़रूर मिला लेंगे अपने शिफ्ट से, ठीक है। और जो परीक्षा दे कर आते हैं वो अपने सवाल भेज सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलो भाई, करा कि सवाल पहला ही साइंस का सवाल है, ठीक है। तो समांगी और विसमांगी यानी कि होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालिसिस के बीच जो अंतर होते हैं वो क्या होते हैं। तो भाई रिएक्टेंट्स पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है, जिसे कि हिंदी में अभिकारक कहते हैं, और कैटालिस्ट जिसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं। ये जो रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट की अवस्था के आधार पर ही यह अंतर जो है किया जाता है, ठीक है भाई। और होमोजेनस जब अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट और कैटलिस्ट एक ही भौतिक अवस्था, जैसे कि दोनों गैस हो, दोनों द्रव हो, जैसे कि लिक्विड प्लस लिक्विड, ठीक है। यानी कि जब आप पेंट वगैरह लाने जाते होंगे, ठीक है, तो जो भी पेंट लेकर आए हैं उसमें जो मिलाते हैं वो भी लिक्विड टाइप के रहता है, ठीक है, तो उसे ही कहा जाता है, ठीक है भाई। तो रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट से मिलकर बनना है। यह जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण लेड चैम्बर की प्रक्रिया देख सकते हैं। और हेड्रोजीनियस सभी को पता है कि एक अभिकारक और उत्प्रेरक अलग अलग भौतिक अवस्था में होते हैं। उदाहरण के लिए हैबर विधि में जैसे कि अमोनिया निर्माण करना, ठोस लोहे और गैसीय नाइट्रोजन के अभिक्रिया के द्वारा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे करा है कि मुख्य बीच जो अंतर होता है उसका अंतर क्या होता है। तो यहाँ अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था हो जाएगा, यानी कि द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट। यही होगा ना आंसर भाई। अगला सवाल है, ओलंपिक खेलों में भारत की ओर से भाला फेंक में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है। तो देखो भाई, नीरज चोपड़ा भाई साहब, जो 2020 में ओलंपिक, जो कि 2020 के कोरोना टाइम था इसलिए 2021 में हुआ था, और 87.58 थ्रो के साथ भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीत लिया। अब नीरज चोपड़ा 2024 में भी भाग लिया, लेकिन वहाँ पे सेकेंड जो है मिसेस चोपड़ा, जो है मिस्टर चोपड़ा, वो सेकेंड स्थान पे आ गए। और फर्स्ट स्थान पे पाकिस्तान के नदीम था, ठीक है भाई। तो ये हो गया। अब इसमें यह ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड भी कहा जाता है। तो इसके फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था कि सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले ट्रैक एंड फील्ड पे स्वर्ण पदक विजेता कौन जीता है। तो देखो, स्वर्ण पदक विजेता तो पहले जो जीत चुका था 2008 में, गगन नारंग भाई, शूटिंग में, ठीक है। और कर्नम मल्लेश्वरी महिला थी, और एक और था, भूल गए भाई, याद दिला दो ना। वो भी जीता था, ठीक है। और कौन था, अच्छा याद आता है, ठीक है, बताता हूँ। तो भारत का पहला स्वर, हाँ, केडी जादव, कुश्ती में केडी जादव, वो भी पहले ही व्यक्ति थे। लेकिन यहाँ पे ट्रैक एंड फील्ड था इसके पहले वाले शिफ्ट में, तो वहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ही आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी नीरज चोपड़ा ही पहला स्वर्ण पदक था। इसके बाद उन्होंने जो है पेरिस, जो अभी हमने बताया, रजत पदक जीत कर, ठीक है, लगातार 2 बार जीत चुका है। और अच्छा, एक बार और सवाल बताऊं कि महिला में लगातार ओलंपिक में 2 पदक विजेता कौन रही है। तो PV सिंधु, ठीक है भाई, PV सिंधु कौन कौन में। तो देखो 2024 में तो थी नहीं, भाग ली थी लेकिन हार गई थी, ठीक है। तो 2016 में सिल्वर, और 2020 वाले जो 21 में हुआ था उसमें भी सिल्वर ही था कि ब्रॉन्ज था भाई। लेकिन जो भी था, लगातार 2 पदक जीतने वाली पहली महिला एथलीट्स ये भी बन गई थी, ठीक है, जो कि बैडमिंटन खेलती है, ठीक है। अब एक और था कि ओलंपिक में जो सबसे ज़्यादा मेडल किस चीज़ में है, तो हॉकी में है भाई, ठीक है, 8 गोल्ड मेडल है। जो कि लगातार जो है 8 गोल्ड मेडल पहले ही जीत चुके थे आज़ादी के पहले ही। और 2 जो है, या शायद 6 था ना भाई, 6 गोल्ड मेडल, और टोटल मेडल 8 था, ठीक है, टोटल मेडल। और जिसमें कि 2 मेडल जो अभी खास से जीता, लगातार जीता कौन, 2020, सॉरी, जो 2021 में हुआ और 2024 में हुआ, ब्रॉन्ज जीता। अब इसी में जो यानी कि गोलकीपर थे, गोलकीपर का क्या नाम था भाई, आप श्री रजे प्रजेश है ना, श्री राजेश करके, सॉरी भाई अगर गलत हो रहा तो, वही थे। और उनको जो है अर्जुन अवार्ड भी दिया गया है, ठीक है। और एक अर्जुन अवार्ड किनको दिया गया है, हॉकी के जो कैप्टन थे उनको भी। अच्छा, अब एक कौन थे भाई, अच्छा बताता हूँ आगे, ठीक है, याद आएगा तो।
ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन छल्ले निम्नलिखित में से किसे दर्शाते हैं? तो व्हाट डू द 5 कलर रिंग द ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट? तो ओलंपिक ध्वज के 5 रंगीन छल्ले दुनिया के 5 महाद्वीप की एकता और एकजुटता को दर्शाता है, रंग और महाद्वीप। तो देखो यहाँ पे भाई, ओलंपिक ध्वज में 5 रंगीन छल्ले दुनिया के जो है 5, तो पहला जो ब्लू दिखाता है वो यूरोप को, पीला जो दिखाता है एशिया को, ब्लैक जो दिखाता है अफ्रीका को, ग्रीन जो दिखाता है ऑस्ट्रेलिया को, और सॉरी भाई, रेड जो दिखाता है अमेरिका को। और ये सवाल एसएससी जीडी में भी पूछा गया था, ठीक है भाई, एसएससी जीडी में भी ये सवाल पूछ चुका था। चोल साम्राज्य के दौरान स्कूलों के रख रखाव के लिए दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो साल भोग कहा जाता था भाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो साल भोग विद्यालय के लिए तो ब्राह्मदेव जो है ब्राह्मणों के उपहार में दिया जाता था, ठीक है, ब्राह्मदेव, समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे और कुछ था भाई, और कुछ कहा जाता था, देवों के लिए जो दान दिया जाता था देवदान था, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा साल भोग। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के मानने के लिए बाध्य नहीं है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों को सूचना देती है। तो देखो भाई, आर्टिकल 74, 75 और 78 प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंधों को जो है परिभाषित करता है। नियुक्ति जो है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है, राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह, यानी कि जो मोदी कहेगा, ठीक है, और राष्ट्रपति बोलेंगे, राष्ट्रपति उनको उनको जो है सेलेक्ट करेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख लो, ये मैं क्या देख रहा हूँ भाई, ये नहीं देखना था भाई। चलो, सूचना का माध्यम प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आर्टिकल 78 में कहा गया है, ठीक है, सलाह और कार्य आर्टिकल 74 में। यानी कि देखो, सूचना का माध्यम क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री अब तो प्रेसिडेंट बना दिया, अब सभी निर्णय और प्रशासन से संबंधित सभी मामले की जानकारी देता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति को मन भी नहीं रहेगा ना भाई साइन करने का, तो अब मोदी बोलेगा साइन कर दो तो साइन कर देगा, ठीक है। मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करते हैं, विभागों का आवंटन करते हैं, बैठकों की अध्यक्षता करते हैं और मंत्रिपरिषद को भंग करने की सलाह भी देते हैं। सांसद, अब यहाँ पे देखो सांसद का क्या रोल रहेगा, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा, समझ रहे हो, जो प्रधानमंत्री है राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की सलाह दे सकते हैं, यानी कि मोदी बोलेगा तो राष्ट्रपति सलाह लोकसभा को भंग कर देगा, और वो ही संसद के 17 भाषण और 17 बुलाने का सिफारिश करते हैं। तो संसद को यानी कि शुरुआत और समापन जो करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए, अगला सवाल है, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की शक्तियों और राष्ट्रपति के साथ उनके संबंधों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यानी कि अनुसार कह रहा है, ठीक है, प्रधानमंत्री की शक्ति और राष्ट्रपति के साथ उनके संबंध। तो देखो भाई, प्रसाद पर्यंत रहता है राष्ट्रपति किसके, और अभी हमने बताया ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना भी देता है, ये बात है भाई, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिक। अच्छा, एक बात बताओ, अभी जो उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ थे, ठीक है, उनको हटा दिया गया भाई, कुछ बोलो बीजेपी के खिलाफ बोला, ठीक है, उसको निकाल दिया। चलो भाई, आवाज है दूसरा दूसरा। अच्छा, दूसरा कौन बना उपराष्ट्रपति, अब कमेंट में बताओ, चलो कमेंट में बता दो भाई, अब बता ही दो। पीसी महालनोबिस मॉडल वाज द बेसिस फॉर हिज 5 ईयर प्लान। 5 वर्षीय योजना पीसी महालनोबिस कौन था सा? पहला था हेराल्ड डोमल, दूसरा था क्या भाई, अर्थशास्त्र, यही 1956 से 61, 1951 से, और 55 जो था वही था हेराल्ड डोमल, ठीक है। एग्रीकल्चर पर था फर्स्ट, सेकंड था इंडस्ट्री पर, तो फर्स्ट सेकंड 5 ईयर प्लान यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देखो, इंडस्ट्रियलाइजेशन यार, इसी में ही जो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला इस्पात, सॉरी भाई, इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी पहले ही हुआ था, ठीक है। यदि किसी विद्युत परिपथ में वोल्टेज V को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए, भाई देखो H बराबर हीट कर रहा है ना, विद्युत परिपथ में वोल्टेज को स्थिर रखते तो हीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हीट हो जाएगा V²R×T। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो, करा कि रेसिस्टेंट को आधा कर दिया जाए, तो ये रेसिस्टेंट अब आधा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा ना भाई, तो यानी कि V²×2×T/R हो जाएगा, यानी कि ये दुगना हो गया, क्या हो गया भाई, दुगना हो गया। तो व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, तो यहाँ पे दुगना हो जाती है। चलो, आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऊष्मा की दुगना हो जाती है। ओम ओम्स लॉ सही परिभाषा क्या है भाई,
तो देखो यदि भौतिक अवस्थाएं स्थिर रहे तो चालक में प्रवाहित धारा लंबाड़ी के साथ चलो भाई, ठीक है, लंबाड़ी। दाब का एसआई इकाई क्या है? दाब का एसआई इकाई यूनिट तो प्रेशर, यहाँ पे सब बता दोगे, ठीक है, फोर्स, वर्क, प्रेशर, पावर, सबका बता दिया ना भाई। अब जोड़ लो, हिसाब लगा लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन, सबसे पहला इक्वेशन कौन सा होता है भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? तो देखो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर नहीं होगा, सेकेंड वाले हैं ये, सेकेंड वाले हैं ये, थर्ड वाले हैं, तो फर्स्ट वाला कौन सा हो जाएगा? ये। चलो, धन विधेयक और फाइनेंशियल बिल के बीच मुख्य अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? धन विधेयक यानी कि मनी बिल और फाइनेंशियल बिल के बीच जो मुख्य अंतर के संदर्भ में कौन से हैं? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 जो धन विधेयक और अनुच्छेद 117 विधेयक। नहीं समझे भाई? कोई बात नहीं। देखो 110 जो है फिनेंशियल और 117 जो है फिर फिनेंशियल है। ये धन विधेयक और अनुच्छेद 117 वित्त विधेयक। वित्त विधेयक हमने बताया भाई फिनेंशियल बिल और धन विधेयक मनी बिल। ये सॉरी भाई मैंने यहाँ पे मनी बिल लिख दिया, मनी बिल यहाँ पे फिनेंशियल बिल। तो धन विधेयक जो होता है इसमें केवल यहाँ पे देखना, ध्यान दो, केवल वे विषय शामिल होते हैं जो 110 को, यानी कि जैसे कर लगाना, उधार लेना आदि, इसमें केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है और लोकसभा के अध्यक्ष प्रमाणित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है भाई बताओ? वो मोटे अंकल वित्त विधेयक जो है यह एक विस्तृत श्रेणी है जिसमें धन विधेयक के साथ साथ सामान्य वित्तीय मामले भी शामिल होते हैं। और इसका मुख्य अंतर यहाँ पे देख लेंगे कि प्रत्येक धन विधेयक तकनीकी रूप से एक वित्त विधेयक होती है, समझ में आ गया। लेकिन वित्त विधेयक जो फाइनेंशियल बिल होता है जिसमें अनुच्छेद 110 के बाहर के मामले भी हों, उसे धन विधेयक नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा है कि मुख्य अंतर क्या होता है? तो सभी विधेयक धन विधेयक होता है। यहाँ पे हमने क्या बताया? प्रत्येक धन विधेयक, ठीक है, धन विधेयक तकनीकी रूप से वित्त विधेयक होगा, लेकिन वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होगा। धन विधेयक केवल राज्यसभा में पेश किया जाता है भाई। यहाँ हमने बताया धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। अभी बताया ना भाई, यहाँ पे लोकसभा भूल जाते हो आप। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, लेकिन सभी विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं भाई। सही पकड़ ले हो। जिस प्रकार ओडोमीटर का उपयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है, उसी प्रकार कंपास का उपयोग किसे मापने में निर्धारित करने के लिए किया जाता है? चलो, या एक एनालॉगी आधारित प्रश्न है भाई। एनालॉगी यानी कि डायरेक्ट जो है थोड़ा सा सोचना पड़ता है। जिस प्रकार वाहन में लगा ओडोमीटर यह बताता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की है, उसी प्रकार कंपास एक ऐसा यंत्र है जिसकी चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर संकेत करता है। इसका मुख्य कार्य यात्री या नाविक को सही दिशा का ज्ञान कराना है। ओ, वो वाले नाविक वाले मूवी साउथ में था कौन, जो पगड़ी मागड़ी बांधने लगता था, बिग जोन्स, सॉरी भाई नाम पता नहीं है, लेकिन वो नाव नाव को लूट लेता था, नाव चोर वाले है ना। चलो मूवी का नाम बता दो। गति स्पीड इसे स्पीडोमीटर द्वारा ओडोमीटर को मापते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डायरेक्शन कर दिए। चलो भाई, मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल के अनुसार यदि किसी सीधे तार को विद्युत धारा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही हो, तब ऊपर से देखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी दिखाई देगी बताओ? तो राइट हैंड थंब रूल जो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम है, यदि आप अपने दाएं हाथ को धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़े कि आपका अंगूठा करंट की दिशा ऊपर की ओर संकेत करे तो आपकी मुड़ी हुई होनी चाहिए। तो कैसे होगी भाई बताओ? तो राइट हैंड होगा कि लेफ्ट हैंड होगा? तो देखो राइट हैंड थंब रूल कैसे होगा। यहाँ पे देखो ये अंगूठा है भाई, अगर फिगर गलत हो जाए तो माफ कर दियो, ठीक है। और ये आगे वाला तर्जनी है, और ये थोड़ा सा खाना वाना नहीं खाया, ठीक है। ओ भाई क्या बना रहे हो भाई, ठीक है। यहाँ पे देखो कलाकारी थोड़ा सा कर देता हूँ, ठीक है। ये और ये वाले हो जाएंगे मिडिल फिंगर। ओ भाई दिल बन रहा है, बताओ यार, मैं अंगूठा बना रहा हूँ और इसको दिल की पड़ी है। चलो अब टेढ़ा वाले अंगूठा देख लो, ठीक है। और ये मिडिल फिंगर है। अब यहाँ पे दो अंगुली मुड़े हुए हैं, ठीक है। भाई थोड़ा सा हेल्प कर दियो भाई, ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखो अब मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल जो है अपने दाएं हाथ के अंगूठे जो है धारा की दिशा में, ये जो है करंट को बता रहा है, ठीक है, जो कि ऊपर की ओर है, समझ में आ रहा है।
और आपकी मुड़ी हुई उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये जो मुड़ा हुआ है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाता है। ठीक है, जब धारा ऊपर की ओर बहती है तो उंगलियां जो है तारों के एंटी क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज ऐसे हो गया लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो आंसर हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भाई यहाँ पे कह रहा है कि सोडियम एक क्षारीय धातु है और पोटेशियम क्षारीय धातु मृदा धातु है। भाई मृदा धातु है। चलो यहाँ पे कथन वन जो है सोडियम Na और पोटेशियम दोनों के समूह एक तत्व है। समूह जो है वन के तत्वों को क्षारकीय यानी कि अल्काली मेटल्स कहते हैं। अब ग्रुप वन में आप समय पढ़े होगे ग्रुप एंड पीरियड्स, पीरियड्स नहीं भाई, पीरियड पीरियड नहीं भाई, पीरियड्स, सॉरी भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। कथन दो गलत है। पोटेशियम में एक क्षारीय धातु है ना कि क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातुएं समूह दो के तत्व है जैसे कि कैल्शियम मैग्नीशियम। ओ भाई, तो यहाँ पे कथन वन सही है, कथन दो गलत है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं भाई। चलो यहाँ पे आगे चलो। बेलियम और सेरोटोनिन मुख्य रूप से क्या है? तो बेलियम एक प्रसिद्ध औषधीय भाई जड़ी बूटी है। ठीक है, इसे ट्रैंक्विलाइजर कहा जाता है। सॉरी भाई प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो हिंदी में यहाँ पे देख लो, प्रशांतक कहा जाता है। इसका उपयोग एंजाइटी, देखो भाई आपको एंजाइटी है तो ये वाले दवाई लो, 2 रुपया में खत्म हो जाएगा। ये औषधि दवाई है भाई, जड़ी बूटी दवाई है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, ट्रैंक्विलाइजर। चलो ठीक है, और तनाव और नींद की समस्या के इलाज के लिए, भाई नींद मुझे भी नहीं आती, ये लेना पड़ेगा। सेरोटोनिन यह शरीर में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला, ओ सिक, सेरोटोनिन सेरोटोनिन यह एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो मूड को नियंत्रित करता है और इसे अक्सर फील गुड हार्मोन कहा जाता है। भाई इसी से इंस्टा चल रहा है, यही हार्मोन से इंस्टा चल रहा है अभी पूरा। ठीक है, यही यही फील गुड हार्मोन जो है बार बार जगा रहा है क्योंकि यह मानसिक शांति और खुशी की भावना के लिए जिम्मेदार होता है ना। रथ रोक दो पार्थ, यहीं पे हो गया कल्याण सबका। चलो अगला, वैलियम और सेरोटोनिन का मुख्य अंतर क्या है? भाई अभी हमने बताया, देखो भाई देख रहे हो, देखो देखो ये गरीबी। प्रति क्षेत्रफल यूनिट एरिया में प्रभावित होने वाले विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट का सूत्र क्या होता है? लो भाई अब ये बनाओ, ये बनाओ भाई, बनाओ, ये होमवर्क देते हैं भाई। ठीक है, आप लोग कमेंट में करते नहीं हो यार, मन नहीं लगता है। एक विद्युत रासायनिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक सार्वभौमिक नियम के अनुसार सेल चाहे कोई भी हो, गैल्वेनिक या इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाएं कैसी होती है भाई? निश्चित होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइट्स। तो कहाँ पे हुआ तो भाई? इलेक्ट्रोड पे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन, एक सेकेंड, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी सभी को पता है, हर्ट्ज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो रुडोल्फ हर्ट्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की खोज भी किया था। एक सेकेंड रुको। तो ये सवाल क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीकरण और अपचयन की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? भाई ये एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अपचयन। अब समझे भाई, ऑक्सीडेशन एट एनोड, रिडक्शन एट कैथोड, कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव, सही बात है। तो ऑक्सीकरण हमेशा एनोड पर होता है, ये याद रखना, और अपचयन हमेशा कैथोड पर होता है। समझ में आ गया भाई? चलो सही है। तो यहीं तक था वीडियो। कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें, और सवाल को जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप भेज सकते हो। और पीडीएफ जो है या फिर हमें डायरेक्ट मैसेज करके भेज सकते हो सवाल, और पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, धन्यवाद।